हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सहसा क्लासेज। हम लोग पिछले लेक्चर में फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के पार्ट्स देखे थे। उसमें हम ओवरी पढ़ चुके थे, फिर आपको ग्रेफियन फॉलिकल जो ओवरी से बनता है वो भी पढ़ चुके थे। फिर उसके बाद उसमें जो है वाल्वा भी देख लिए थे। अब हम लोग मेमरी ग्लैंड देखते हैं। मेमरी ग्लैंड जो है ये एक्चुअली स्वेट ग्लैंड ही है, लेकिन मॉडिफाइड फॉर्म में। दिस इज मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड, ठीक, जिसमें बहुत सारे मेमरी एल्वियोलाई होते हैं। मेमरी एल्वियोलाई होते हैं और इस मेमरी ग्लैंड में फैट सेल भी होते हैं, बहुत सारे फैट सेल। और ये मेमरी एल्वियोलाई जो है ये ओपन होंगे कहाँ? मेमरी एल्वियोलाई जो है ये लैक्टिफेरस ग्लैंड में ओपन होंगे। थोड़ा बड़ा लिखता हूँ, लैक्टिफेरस ग्लैंड इसमें ओपन होंगे। और ये लैक्टिफेरस ग्लैंड जैसे देख रहे हैं 1, 2, इस तरह से लैक्टिफेरस ग्लैंड एक मेमरी ग्लैंड में 15 से 20 होते हैं। और ये लैक्टिफेरस ग्लैंड जो है ओपन होंगे कहाँ पे? लैक्टिफेरस डक्ट में। लैक्टिफेरस डक्ट, और ये ओपनिंग है। और लैक्टिफेरस डक्ट जो है वो ओपन होंगे निप्पल में। और ये यहाँ एक डार्क एरिया रहता है जिसको एरियोला बोला जाता है। एरियोला एक्चुअली क्या है? डार्क एरिया, ठीक। तो ये हैं आपके मेमरी ग्लैंड। और मेमरी ग्लैंड जो है वो मॉडिफाइड स्वेट ग्लैंड है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि आखिर जैसे मेल में देखे थे हम लोग कि प्यूबर्टी के समय हार्मोन कैसे जो है अपना रोल अदा करता है, रोल निभाता है इन सारे एक्टिविटी में, ठीक है। और फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर क्या होते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर का डेवलपमेंट कैसे होता है, ये सब अभी देखते हैं हम लोग, ठीक। इसको हम रफ करते हैं। अब हम लोग देखते हैं हार्मोनल कंट्रोल इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में हार्मोन कैसे अपना रोल निभाता है। जैसे हम लोग जानते हैं कि पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन निकलते हैं, और पिट्यूटरी ग्लैंड से के कौन से पार्ट से? एंटेरियर लोब से। एंटेरियर लोब से 2 हार्मोन निकलते हैं आपको, एक FSH और दूसरे LH। ये मेल में भी निकलते हैं, लेकिन वहाँ LH नाम नहीं होकर के LH का मेल में नाम क्या है? ICSH, ठीक। वहाँ हम बता चुके हैं कि FSH का फुल फॉर्म क्या है? फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। LH का नाम क्या है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और ICSH का नाम क्या है? इंट्रासेलुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक। तो ये मेल में इसके नाम है LH के, और LH फीमेल में नाम है। तो फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन नाम से ही पता चल रहा है ये फॉलिकल को ये स्टिमुलेट करता है। FSH जो है वो किसको स्टिमुलेट करता है? फॉलिकल को, जिसके कारण फॉलिकल जो है ग्रेफियन फॉलिकल में कन्वर्ट होते हैं। हम लोग देखे थे ओवरी में कि ओवरी में यहाँ फॉलिकल थे, बहुत सारे प्यूबर्टी के समय ही बने थे फीमेल के ओवरी में। और इसमें से एक फॉलिकल जो है बड़ा होकर के वो प्राइमरी फॉलिकल, सेकेंडरी फॉलिकल, टर्शियरी फॉलिकल और फिर जाके ग्रेफियन फॉलिकल बने थे, ठीक। तो यही फॉलिकल जो है बड़ा स्टिमुलेट होकर क्या बनेंगे?
ग्रेफियन फॉलिकल बनेंगे और ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है अब ग्रेफियन फॉलिकल एलएच से स्टिमुलेट होंगे। एलएच हार्मोन जो है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये स्टिमुलेट करेंगे किसे? ग्रेफियन फॉलिकल में, जिसके कारण ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होगा। रैप्चर कैमे दिन होता है? 14th डे। ये ग्रेफियन फॉलिकल जो है ये रैप्चर हो जाता है और यहाँ से सेकेंडरी oocyte बाहर हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूलेशन। ओव्यूलेशन क्या है? रिलीज ऑफ सेकेंडरी oocytes। ये क्या है? सेकेंडरी oocytes है फ्रॉम ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक, एट 14th डे और नियर बाई। एक दिन पहले एक दिन बाद में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है 14th डे ही होगा। तो 14th डे के आसपास यहाँ रैप्चर होता है ग्रेफियन फॉलिकल। किसके कारण से? एलएच के कारण। एलएच हार्मोन जो रिलीज होते हैं ग्रेफियन फॉलिकल को स्टिमुलेट करेंगे, जिसके कारण ग्रेफियन फॉलिकल रैप्चर होगा, जिसके कारण यहाँ सेकेंडरी oocyte बाहर आएगा। तो इस प्रोसेस को ओव्यूलेशन बोलेंगे। अब ओव्यूलेशन के बाद जो है यही ग्रेफियन फॉलिकल क्या बना लेता है? कॉर्पस ल्यूटियम बना लेता है। हम लोग बात कर चुके हैं पिछले लेक्चर में। तो यही ग्रेफियन फॉलिकल जो है यहाँ सेकेंडरी oocyte रिलीज हो जाएगा। यही ग्रेफियन फॉलिकल क्या बन जाएंगे? कॉर्पस ल्यूटियम, ठीक। और कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद ये क्योंकि स्टिमुलेट हो रहे हैं किससे? एलएच से, ठीक। तो कॉर्पस ल्यूटियम बनने के बाद ये सिक्रीट करेंगे हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन, जिसे बोलते हैं प्रोजेस्टेरॉन, ठीक। और ग्रेफियन फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहे हैं तो ये भी सिक्रीट करते हैं, ये सिक्रीट करते हैं क्या? ईस्ट्रोजन। ईस्ट्रोजन के दो स्पेलिंग है, कई लोग ओ भी लगाते हैं, ओ भी लगा सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं। ईस्ट्रोजन, ठीक। तो ईस्ट्रोजन किससे रिलीज होते हैं? ग्रेफियन फॉलिकल से। ये फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन ग्रेफियन फॉलिकल से रिलीज होंगे और प्रोजेस्टेरॉन किससे रिलीज होंगे? कॉर्पस ल्यूटियम से। एक कॉर्पस ल्यूटियम से और ये क्या है? ग्रेफियन फॉलिकल, ठीक। ओव्यूलेशन से पहले ग्रेफियन फॉलिकल नाम है, ओव्यूलेशन के बाद उसी का क्या नाम है? कॉर्पस ल्यूटियम नाम है। और ये इस दोनों को सबको स्टिमुलेट कौन कर रहा है? एलएच स्टिमुलेट कर रहा है। और एफएसएच किसको स्टिमुलेट कर रहा है? फॉलिकल को। ये जो फॉलिकल है इसे स्टिमुलेट कर रहा है, ठीक है। जिसके कारण फॉलिकल से ग्रेफियन फॉलिकल बन गया। ग्रेफियन फॉलिकल स्टिमुलेट हो रहा है एलएच से, जिसके कारण इसमें ओव्यूलेशन हो गया। तो सेकेंडरी oocyte रिलीज हुआ 14th डे पे और यही ग्रेफियन फॉलिकल फिर कॉर्पस ल्यूटियम बन गया और एलएच के प्रभाव से प्रोजेस्टेरॉन रिलीज कर रहा है। और यही ग्रेफियन फॉलिकल जब रैप्चर नहीं हुआ था तो एलएच के प्रभाव से ईस्ट्रोजन रिलीज कर रहा था, ठीक है। और दोनों में फीमेल सेक्स हार्मोन है। अब ये जब रिलीज होने लगते हैं, जब स्टार्ट होते हैं ना ये रिलीज होना, ओवम रिलीज होना या एस्ट्रोजन रिलीज होना, प्रोजेस्टेरॉन रिलीज होना, तो ये सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं फीमेल में। तो फीमेल में हम लोग बात करते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कब से डेवलप होना शुरू करते हैं फीमेल में? प्यूबर्टी से। आखिर प्यूबर्टी आता कब है? 30 ईयर, जब 13 साल के हो जाती है लड़कियां तब, और लड़के में 14th या 15th डे, 15th ईयर्स पे, ठीक। तो हम लोग अब देखते हैं कि प्यूबर्टी में कैसे कैसे चेंजेज आते हैं और सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर कौन कौन से डेवलप होते हैं फीमेल में, उसको देखते हैं। अब हम लोग शुरू करने जा रहे हैं प्यूबर्टी इन फीमेल। ये फीमेल का साइन है, ठीक। फीमेल में प्यूबर्टी के समय क्या क्या चेंजेज आते हैं? एक्चुअली प्यूबर्टी कब आता है फीमेल में? एट द एज ऑफ 11 to 14 ईयर्स। ये ज़रूरी नहीं है कि 11 वर्ष में ही, किसी महिला में, गर्ल्स में 11 ईयर्स में ही शुरू हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, किसी में 12, किसी में 13, किसी में 14। कभी एक्सेप्शन भी होते हैं, किसी गर्ल में 14th से ज़्यादा समय लग जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू होने में, ठीक। तो ये नेचुरल है, इसमें घबराने की बात नहीं है।
तो ये प्यूबर्टी में क्या क्या चेंजेज होंगे, सबसे पहला कि मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगा, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट्स, ठीक। उसके बाद क्या होगा, हेयर आने शुरू होंगे, कहाँ पे, जेनिटेलिया में, हेयर ग्रो ऑन जेनिटेलिया। उसके बाद ब्रॉडनिंग ऑफ हिप बोन, ठीक। आप मेल में जैसे पिछले लेक्चर में बात कर रहे थे, मेल में क्या ब्रॉडनिंग होता है, शोल्जर बोन ब्रॉडन होता है, ठीक है। और फीमेल में क्या ब्रॉडनिंग होता है, हिप बोन ब्रॉडन होता है। फिर होता है इनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट एंड मेमरी ग्लैंड, ठीक। फिर होता है कि डिपोजिशन ऑफ फैट, ऑन थाई रीजन एंड हिप बोन, ठीक। अगर मान लीजिए इसी से पता चलता है, जैसे हिप बोन ब्रॉडन होता है फीमेल में और शोल्जर बोन ब्रॉडन होता है किसमें, मेल में। तो अगर आप मान लीजिए डॉक्टर बन गए या किसी फॉरेंसिक डिपार्टमेंट में गए, अगर कहीं लाश मिले, कोई कंकाल मिले और उसको पहचानना है कि ये मेल है कि फीमेल है, तो फिर उस कंकाल को आप कैसे पहचानेंगे, तो इसी कैरेक्टर से, सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर जो डेवलप हो रहे थे हर मेल और फीमेल में जो डेवलप होते हैं, तो मेल का कौन सा बोन ज़्यादा ब्रॉडन होगा, शोल्जर बोन ब्रॉडन होगा एज कम्पेयर टू फीमेल, और फीमेल का जो है हिप बोन जो है ब्रॉडन होगा एज कम्पेयर टू मेल। तो इस से पहचाना जाता है कि मेल का बॉडी है या फीमेल का बॉडी है, ठीक है। तो ये था प्यूबर्टी फीमेल में, ठीक है। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं, oogenesis का प्रोसेस अब स्टार्ट होता है। अब हम लोग oogenesis देख रहे हैं। oogenesis में क्या होता है कि एग का बनना, यानी फॉर्मेशन ऑफ एग, किससे, फॉलिकल से। फॉलिकल से एग का बनना ये क्या कहलाता है, oogenesis कहलाता है, ठीक है। oogenesis में किसका पार्टिसिपेशन है, फॉलिकल। और आपको ध्यान होगा कि फॉलिकल बनते कहाँ हैं, ओवरी में, और ये ओवरी में पहले से ही बहुत सारे फॉलिकल बने रहते हैं। किस समय, जब बेबी गर्ल जो है वो मदर के यूट्रस में रहता है तभी फॉलिकल बन गए होते हैं, प्यूबर्टी के समय, ठीक। तो हम शुरू करते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होता है, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जब एम्ब्रियो बनेगा मदर के यूट्रस में, ठीक। और एम्ब्रियो अगर फीमेल हुआ वो डेवलप हो रहा है, तो डेवलप होते समय जो है, जब एक मंथ की होती है फीमेल बेबी एम्ब्रियो में, सॉरी यूट्रस में, मदर के यूट्रस में, तो उसके ओवरी में जो है वो 20 to 30 के फॉलिकल बन गए होते हैं। 20 to 30 के फॉलिकल बन गए होते हैं, ये आपको फर्स्ट मंथ में, ठीक। और फर्स्ट मंथ में इतने फॉलिकल बने रहते हैं। फिर इस फॉलिकल में मल्टीप्लिकेशन होता है, यानी सेल डिवीज़न, ऐसे समझ लीजिए, डिवीज़न होगा, ठीक। और ये फॉलिकल की संख्या और बढ़ते जाएगी, और ये फॉलिकल बढ़ते बढ़ते फिफ्थ मंथ में, 5वें महीने में, ठीक, 7 मिलियन हो जाएगा, यानी 70 लाख इतने फॉलिकल बन गए होते हैं। उसके बाद क्या होता है, इस 7 मिलियन में एक प्रोसेस होता है एट्रेसिया। इस प्रोसेस का ध्यान रखना है, ये इम्पोर्टेंट है। एट्रेसिया मतलब क्या होता है कि डीजेनरेशन ऑफ फॉलिकल,
यानी फॉलिकल जो है डीजेनरेट होने लगता है। अब 7 मिलियन से क्या होगा, घटने लगेगा। 7 मिलियन से 2 मिलियन होगा, फिर 2 मिलियन से जो है आपको फिर 60 से 80 हज़ार तक बचे रहते हैं। 60 to 80 के का मतलब क्या होता है, हज़ार, 1000, ठीक। के का मतलब 1000 होता है, हज़ार। इतने बचे रहते हैं किस समय तक, प्यूबर्टी के समय तक। और प्यूबर्टी कब आते हैं, अभी बताया मैंने, 11 to 13 ईयर्स, ठीक। इस समय तक उस फीमेल के ओवरी में 60 to 80,000 बचे रहेंगे, क्योंकि एट्रेसिया हो रहा है लगातार, ठीक। और इतने फॉलिकल भी काफ़ी हैं एक फ़ीमेल के लिए, क्योंकि फीमेल में हम जानते हैं इस फॉलिकल की क्या ज़रूरत है। जब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है तो ओव्यूलेशन होता है, यानी ओवम बनते हैं, एग बनते हैं, ठीक। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो स्टार्ट हुआ कब, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हुआ, आपको मान लेते हैं कि 12वें वर्ष में स्टार्ट हुआ फीमेल में, और स्टॉप हुआ मान लेते हैं 52 में। 52 में इसके आसपास स्टॉप हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है। और स्टॉप हुआ तो दोनों के बीच के में गैप कितना आ रहा है, गैप आ रहा है 40 ईयर्स लगभग, ठीक। तो 40 साल तक लगातार ये फॉलिकल जो है, ये फॉलिकल इसमें से यहाँ पे अभी कितने फॉलिकल है, 60 से 80 हज़ार फॉलिकल है, जिसमें से हर एक फॉलिकल बड़ा होगा बार बार, और 14वें दिन तक फिर इस फॉलिकल से सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होगा ओवरी से, फिर ये फॉलिकल कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, ठीक। फिर जब 28वां दिन होगा तो ये कॉर्पस ल्यूटियम फिर डाइजेस्ट हो जाएगा, गायब हो जाएगा, फिर पहले दिन से शुरू होगा। मतलब हर 1 मंथ में इसमें से एक फॉलिकल रिलीज हो रहा है, ओजेनेसिस के थ्रू एक फॉलिकल बन रहा है 1 मंथ में। तो इसमें बताइए 40 ईयर्स में कितने फॉलिकल बनेंगे। 40 ईयर्स तक लगातार मेंस्ट्रुअल साइकिल अगर होंगे, मान लेते हैं फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, लगातार 40 ईयर्स तक अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार होते रहा, तो लगभग 500 जो है वो प्राइमरी फॉलिकल यूज होते हैं, प्राइमरी फॉलिकल जो है यूज होते हैं, और यही जो है यूज होके डेवलप होते हैं एग में। ये क्वेश्चन आया भी है नीट में एक बार, इनटू अ एग, ठीक। पूछा है कि अगर फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल लगातार हो, फर्टिलाइजेशन ना हो, तो उस फीमेल के पूरे लाइफ में कितने फॉलिकल जो है एग में कन्वर्ट होंगे, तो लगभग कितने, 500। आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे 40 ईयर्स, एक ईयर में 12 मंथ होंगे, और इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे 40 इंटू 12, तो लगभग आएंगे 480, यानी लगभग 500 वर्ष जो 500 प्राइमरी फॉलिकल यूज होते हैं एग में कन्वर्ट होने के लिए, ठीक है। ये था oogenesis से जस्ट पहले का थोड़ा ओवरव्यू, ये जानना ज़रूरी था कि फॉलिकल सबसे पहले प्यूबर्टी में 1 मंथ के समय कुछ बने रहते हैं, फिर 7 मिलियन हो जाते हैं, फिर उसमें ट्रेसिया होना शुरू होता है, डीजेनरेशन होना शुरू होता है, तब जाके फिर 60 से 80 हज़ार फॉलिकल ओवरी में बचते हैं प्यूबर्टी के समय, ठीक। और मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होते हैं प्यूबर्टी में और स्टॉप हो जाते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल 52 ईयर्स में। जब 52 साल की हो जाती हैं महिलाएं तो उस समय स्टॉप हो जाती है, ठीक। तो ये है आपका। इसमें एक और बात ध्यान रखना है कि जब मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल, उसको बोला जाता है मेनार्क। ये ध्यान रखना है, मेनार्क किसे बोलते हैं, दिस इज़ द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। और जब स्टॉप होता है 52 में, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनोपॉज बोला जाता है, मेनोपॉज, ठीक। ये मेनार्क और मेनोपॉज आप ऐसे याद कर सकते हैं, इसमें पहले लिख देते हैं हम लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, ठीक। फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल को मेनार्क, लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल मेनोपॉज। यहाँ देखिए ध्यान से क्या लिखा हुआ है, पॉज लिखा हुआ है। और जब आप म्यूजिक प्ले करते हैं कोई फ़ोन में, तो उसमें ऐसा जो रहता है पॉज का बटन रहता है, ध्यान होगा, ठीक। और ऐसा प्ले का बटन रहता है, तो प्ले एंड पॉज का बटन रहता है। तो पॉज यानी क्या हुआ, रुक जाना, तो वही पॉज। मेनोपॉज यानी लास्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेनोपॉज साइकिल क्या हो गया, रुक गया। और मेनार्क का मतलब
स्टार्ट हुआ फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो ये oogenesis का अब हम लोग पूरा डिटेल में देखते हैं कैसे जो है एक प्राइमरी फॉलिकल से फिर एग बनते हैं। ठीक, अब हम लोग oogenesis देखते हैं। oogenesis में जैसे स्पर्मेटोजेनेसिस था, स्पर्मेटोजेनेसिस में जैसे 3 स्टेज में कंप्लीट हो रहे थे, उसी तरह यहाँ oogenesis में 3 स्टेज में कंप्लीट होंगे। सबसे पहला स्टेज क्या होगा? मल्टीप्लिकेशन फेज, मल्टीप्लिकेशन फेज। दूसरा ग्रोथ फेज और तीसरा मैचुरेशन फेज। ठीक, मल्टीप्लिकेशन फेज में क्या होगा? जो प्राइमरी फॉलिकल है, ठीक, वो प्राइमरी फॉलिकल जो है वो डेवलप करके क्या बनाएंगे? oocytes बनाएंगे। ये क्या है? प्राइमरी फॉलिकल। और ये क्या है? oocytes। और ये सारा प्रोसेस हो कहाँ रहा है? ये सारा प्रोसेस जो है आपको हो रहा है ओवरी में। आपको बार बार मैं बता रहा हूँ, ये ओवरी है जहाँ प्राइमरी फॉलिकल बहुत सारे होते हैं, 60 से 80 हज़ार तक प्राइमरी फॉलिकल होते हैं। उसमें से एक फॉलिकल आगे डेवलप करके क्या बनाता है? सेकेंडरी फॉलिकल। और जो सेकेंडरी फॉलिकल बनाया, और इस सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर बनते हैं आपको oocytes। ये ध्यान रखना है, सेकेंडरी फॉलिकल के अंदर oocytes बन रहे हैं। ठीक, ये oocytes इंडिपेंडेंट नहीं है, ये फॉलिकल के अंदर बन रहे हैं। ठीक, oocytes, फिर oocytes जो है डेवलप हो करके क्या बना? प्राइमरी oocytes। इसीलिए इसे ग्रोथ फेज बोला गया ये। और ये आपको मल्टीप्लिकेशन फेज है, प्राइमरी oocytes। ठीक, और फिर प्राइमरी oocytes में अब होगा क्या? मियोसिस सेल डिवीजन। मियोसिस सेल डिवीजन तो इसमें अनइक्वल टाइप के सेल बनते हैं। एक छोटा सेल बनता है, एक बड़ा सेल बनता है। जो छोटा सेल बनता है उसे बोला जाता है फर्स्ट पोलर बॉडी। फर्स्ट पोलर बॉडी ये एक्चुअली ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनर्जी सेविंग जो प्रोसेस है नेचर में, वो उस प्रोसेस को फॉलो करता है। नेचर में हर जगह आप देखेंगे कि एनर्जी को हर जगह हर कोशिश सेव किया जाता है। जैसे हम लोग पहले जो है पेट्रोलियम पे आश्रित होते थे, वो ज़्यादा महंगा था, तो हमको सेव करना था। फिर सोलर एनर्जी आया, विंड एनर्जी आया, तो ये सब एनर्जी सेविंग प्रोसेस है नेचर। तो एनर्जी सेव करने के लिए क्या करते हैं? अनइक्वल सेल डिवीजन करते हैं और मियोसिस सेल डिवीजन होता है। और मियोसिस फर्स्ट हुआ तो फर्स्ट पोलर बॉडी बना जो एकदम टाइनी होता है और ये डाइजेस्ट हो जाता है। और जो दूसरा जो बना ये रहता है सेकेंडरी oocytes। सेकेंडरी oocytes दूसरा जो सेल बना ये सेकेंडरी oocytes है। और एक्चुअली सेकेंडरी oocytes में न्यूक्लियस तो होंगे, लेकिन इसमें एक चीज़ भी सेंट्रियोल नहीं रहता है। विदाउट सेंट्रियोल। अब सेंट्रियोल आपको अगर याद हो, जैसे सेल डिवीज़न जो होता है, एक सेल है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के ऊपर जो है परपेंडिकुलर अरेंजमेंट में सेंट्रियोल होते हैं। और यही सेंट्रियोल जो है हेल्प करते हैं सेल डिवीज़न में। सेल डिवीज़न अगर याद हो तो याद कीजिए, सेल डिवीज़न में हेल्प करते हैं सेंट्रियोल। और इस सेंट्रियोल जब तक रहेंगे एनिमल सेल में तब तक सेल डिवीज़न होंगे। अगर एनिमल सेल में सेंट्रियोल नहीं है तो सेल डिवीज़न फिर नहीं होगा। तो इसीलिए सेकेंडरी oocytes में अगर सेंट्रियोल नहीं है, इसीलिए सेकेंडरी oocytes अब जो है यहाँ पे ओवरी के अंदर ये सेल डिवीज़न नहीं कर पाएगा। ठीक, इसीलिए यहाँ पे जब ग्रेफियन फॉलिकल मैच्योर हो जाता है तो इससे जो रिलीज होता है ये कहलाता है सेकेंडरी oocytes। ठीक, सेकेंडरी oocytes यही रिलीज होता है ओव्यूलेशन के समय। सेकेंडरी oocytes रिलीज ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। ठीक, और ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है oogenesis। oogenesis कब कंप्लीट होगा? हाँ, जब जो है फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन, जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगा यानी स्पर्म आ जाएगा
इस सेकेंडरी oocytes के पास, ठीक। तो आपको ध्यान है स्पर्म का स्ट्रक्चर हमने बताया था, जिसमें क्या बताया था कि ऊपर एक्रोसोम होते हैं और नीचे जो है यहाँ पे नेक रीजन में सेंट्रियोल होते हैं। आपको ध्यान होगा प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल होते हैं, ठीक। ये न्यूक्लियस है। तो जैसे ही न्यूक्लियस अंदर आते हैं इसके अंदर, तो साथ साथ जैसे ही एक्रोसोम तो सबसे पहले डाइजेस्ट करेगा सेकेंडरी oocytes के लेयर को, ठीक। और लेयर को डाइजेस्ट करने के बाद इसमें आ जाते हैं क्या, न्यूक्लियस किसके, स्पर्म के। और साथ साथ ये न्यूक्लियस आने के बाद ये सेंट्रियोल भी इसके अंदर आ जाएंगे, ठीक। जब जैसे ही सेंट्रियोल आएगा तो ये जो है सेकेंडरी oocytes एक बार फिर सेल डिवीजन करेगा, मियोसिस सेकेंड सेल डिवीजन करेगा। और ये एक्चुअली फ्यूजन से पहले का प्रोसेस है। ये न्यूक्लियस तो आया है लेकिन दोनों न्यूक्लियस अभी फ्यूज नहीं किए हैं। न्यूक्लियस से फ्यूजन, न्यूक्लियर फ्यूजन एक सिंगैमी से पहले क्या होगा, पहले ये जो है सेल डिवीजन होगा। इसका जो न्यूक्लियस है वो डिवाइड करेगा पहले सेकेंडरी oocytes का, ठीक। तो फिर सेकेंड पोलर बॉडी बनाएगा, फिर छोटा बनाएगा। क्यों? क्योंकि अब सेल डिवीजन हो चुका है, एनर्जी वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि इसके डेवलपमेंट के लिए भी एनर्जी चाहिए। इस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस फ्यूज होंगे, जाइगोट जो बनेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए भी साइटोप्लाज्म चाहिए, एनर्जी चाहिए। तो एनर्जी आखिर मिलेगा कहाँ से? जब तक इसमें एनर्जी नहीं प्रेजेंट रहेगा तब तक ये फिर डेवलप नहीं होगा, क्योंकि उसको फिर यूट्रस के वाल से अटैच होना है, वहाँ तक कैरी होने के लिए एनर्जी तो चाहिए ना। तो इसीलिए सेकेंड पोलर बॉडी भी स्मॉल ही बनता है। और फिर आपका जो है वो बनेगा क्या, ओवम। और ओवम जो है फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है, ठीक। एक जिसको बोलते हैं, जिसमें जो है क्या रहते हैं, दोनों न्यूक्लियस रहते हैं, ठीक। तो ये ओवम जो है उसके बाद बनता है, फर्टिलाइजेशन के बाद बनता है। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद सेल डिवीजन के लिए इसमें सेंट्रियोल प्रेजेंट नहीं होते हैं सेकेंडरी oocytes में। इसीलिए सेकेंडरी oocytes जो है ओवम कब बनेगा, जब इसमें सेंट्रियोल आ जाएंगे, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, तब सेल डिवीजन फिर मियोसिस सेकेंड कंप्लीट होगा, तब जा कर के ये ओवम बनते हैं, ठीक। फिर अब हम लोग देखते हैं ओवम का स्ट्रक्चर, ओवम आखिर होता क्या है, कैसे। अब हम लोग ओवम का फिगर देखने जा रहे हैं। ओवम अभी फर्टिलाइजेशन हो चुका है ओवम बनने के लिए, लेकिन अभी भी जो मेम्ब्रेन बचे हैं इसमें वो है, जैसे सबसे बाहरी मेम्ब्रेन है आपको ये जो रहता है कोरोना रेडिएटा, ठीक। ये मल्टी लेयर होते हैं, कोरोना रेडिएटा, ठीक। उसके अंदर जो जोना पेलुसिडा लेयर है, और सबसे अंदर जो लेयर है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जिसे विटलाइन मेम्ब्रेन भी बोलते हैं। और इसमें दो रीजन है, एक जिसमें सेल ऑर्गेनेल्स कुछ रहेंगे और एक जो अंदर वाला, इसे ऊप्लाज्म बोला जाता है, साइटोप्लाज्म की तरह। और ये क्या है, न्यूक्लियस है, ठीक। तो ये है आपका ओवम का फिगर, एक नॉर्मल ओवम का, ठीक। और oogenesis में जो सेकेंडरी oocyte बन रहा था, रिलीज हो रहा था, तो अभी हम बता रहे थे कि फॉलिकल से बनेगा oocyte से बनेगा प्राइमरी oocyte। प्राइमरी oocyte में मियोसिस फर्स्ट होगा तो बनेगा सेकेंडरी oocytes, ये है प्राइमरी oocyte। और सेकेंड ये फर्स्ट पोलर बॉडी बनेगा। सेकेंडरी oocyte जो है मियोसिस फर्स्ट के बाद सेल डिवीजन जो है अरेस्ट हो जाता है, नहीं रुक जाता है। तो सेल डिवीजन आखिर रुक कहाँ जाता है, ये कभी कभी पूछता है एग्जाम में, तो इसको आप ध्यान रखिए कि oogenesis जो है, आखिर oogenesis ही न रुक गया, यानी सेल डिवीजन रुक गया oogenesis जब हो रहा था। तो oogenesis अरेस्ट इन डिप्लोटीन स्टेज, डिप्लोटीन स्टेज में रुक जाता है, डिप्लोटीन
किसके, ऑफ प्रोफेज फर्स्ट मियोसिस सेल डिवीजन। एक बार रिवाइज कर लीजिएगा अगर याद नहीं है तो। प्रोफेज फर्स्ट ऑफ मियोसिस फर्स्ट, मियोसिस फर्स्ट के प्रोफेज फर्स्ट के डिप्लोटिन फेज में ऊजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है। तो आप ऑप्शन में या इससे रिलेटेड ऑप्शन रहेंगे, या प्रोफेज से रिलेटेड ऑप्शन रहेंगे, या मियोसिस फर्स्ट से रिलेटेड ऑप्शन रहेंगे। तो इस तरह से ऑप्शन रहते हैं कि ऊजेनेसिस आखिर अरेस्ट कहाँ हो जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम लोग अब देखते हैं कि डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म, दोनों में क्या डिफरेंस है। ओवम जो होते हैं वो राउंड होंगे, गोलाकार या सर्कुलर बोल सकते हैं, और स्पर्म जो होते हैं वो फ्लैजिलेटेड होते हैं, फ्लैजिला होगा इसमें, फ्लैजिलेटेड, लॉन्ग, और इसमें 4 पार्ट्स होते हैं जैसे आपको पता है कौन से, हेड, नेक, बॉडी और टेल। ठीक, जैसे ये हेड हो गया, फिर नेक हो गया, फिर ये बॉडी हो गया, ये टेल हो गया। ओवम में फ्लैजिला नहीं होंगे, इसमें फ्लैजिला होंगे। यानी एक और बात हो गया इससे क्या कि ओवम जो है और स्पर्म दोनों में एक सिमिलैरिटी भी है कि इसमें फ्लैजिला है, ये तो मूव करेगा ही, और ये भी मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन अपने से मूव नहीं करेंगे, अपनी एनर्जी से। ये मूव करते हैं विथ द हेल्प ऑफ फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब के अंदर जो सीलिया प्रेजेंट रहते हैं उसकी मदद से ओवम मूव करते हैं। ठीक, उसके बाद ओवम में माइटोकॉन्ड्रिया जो होंगे वो माइटोकॉन्ड्रिया स्कैटर्ड होते हैं, यानी चारों तरफ प्रेजेंट होते हैं, ओवम के अंदर हर जगह प्रेजेंट होंगे। लेकिन यहाँ जो है माइटोकॉन्ड्रिया वो सिर्फ कहाँ प्रेजेंट होंगे, निवेन कर्ण के फॉर्म में, रिबन लाइक है, ओनली इन बॉडी पार्ट। ठीक, और ये किस फॉर्म में रहेंगे, इन द फॉर्म ऑफ रिबन, रिबन लाइक होंगे। और इस रिबन लाइक को क्या बोलते हैं, निवेन कर्ण, निवेन कर्ण बोला जाता है। इसमें न्यूक्लियस होंगे, और न्यूक्लियस उसमें भी होंगे, लेकिन साथ साथ न्यूक्लियस के साथ इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म होंगे। ठीक, और इसमें जो न्यूक्लियस होंगे वो बिना न्यूक्लियोप्लाज्म के होंगे। ठीक, उसके बाद साइटोप्लाज्म की बात करें तो ज़्यादा मात्रा में रहेगा, क्योंकि इस बार बार अनइक्वल डिवीज़न कर रहा था। तो आपको याद होगा कि साइटोप्लाज्म ही बचाने के लिए, यानी एनर्जी बचाने के लिए स्टोर रखता है वो अपने अंदर साइटोप्लाज्म, तो ज़्यादा मात्रा में होगा साइटोप्लाज्म। इसमें जो साइटोप्लाज्म होते हैं वो सिर्फ टेल रीजन में होंगे, सिर्फ टेल पार्ट में होंगे। ठीक, एक और ख़ास बात, सेंट्रियोल इसमें नहीं होता है, सेंट्रियोल अब्सेंट। इसमें सेंट्रियोल होगा, नेक रीजन में 2 सेंट्रियोल होगा, प्रॉक्सिमल और डिस्टल। सेंट्रियोल प्रेजेंट। ठीक, तो यही थे आपको कुछ ये एक और छूट रहा है। ओवम में हम देख रहे थे 3 मेम्ब्रेन होते हैं,
फ्री मेम्ब्रेन ओवम में। इसमें सिर्फ एक ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगा। एक मेम्ब्रेन कौन होगा? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें 3 मेम्ब्रेन कौन होगा? सबसे बाहरी कोरोना रेडिएटा, जोना पेलुसिडा और उसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, 3 लेयर होगा। तो ये था आपका डिफरेंस बिटवीन ओवम एंड स्पर्म। ठीक है, हम लोग अब नेक्स्ट लेक्चर में बात करते हैं फर्टिलाइजेशन से और मेंस्ट्रुअल साइकिल से, कि फर्टिलाइजेशन कैसे होता है, मेंस्ट्रुअल साइकिल कैसे होता है फीमेल में। ठीक है, धन्यवाद।